हेलो। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके। सो हमने लास्ट न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी करना शुरू कर लिया था। ठीक। रेडियो एक्टिविटी में मैंने आपको हाफ लाइफ एंड उसके बेस पे बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आपको डिफाइन किए थे। ठीक है। सो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, n इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यहाँ पे n डिफाइन करता है नंबर उस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई की विच इज अनडिकेड। उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना बचा है उसको डिफाइन करता है। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन होगा इस पर्टिकुलर टर्म को थोड़ा सा दूसरे टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। इन टर्म्स ऑफ मास पूछ सकता है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी पूछ सकता है। तब इसी पर्टिकुलर रिलेशन को मैं मास के टर्म में कैसे यूज कर सकता हूँ, इंटेंसिटी के टर्म में कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। तो नंबर को एज मास के टर्म में रिलेट करने के लिए आप सिंपल मोल कंसेप्ट यूज कीजिए। शायद आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला number of particle over Avogadro number और given mass in gram by molar mass। So यहाँ से अगर मैं n कैलकुलेट करूँ तो n would be equals to given mass by molar mass into Avogadro number। तो यही पर्टिकुलर टर्म मास ऑफ द सैंपल को डिफाइन करता है। मॉलिक्यूलर मास सैंपल का रिमेन सेम रहेगा, अवोगाड्रो नंबर सेम रहेगा। तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, m is equals to m naught e raised to the power minus lambda into t। तो ये एक फॉर्म हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए। एक दूसरा टर्म डिफाइन करता है इंटेंसिटी के बेस पे, वो कैसे डिफाइन किया जाए। इंटेंसिटी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इससे डिफाइन करता है। मान लीजिए वो जो एनर्जी है वो किसी रेडिएशन की वजह से, एंड अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो रेडिएशन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फोटोन। तो मैं बोल सकता हूँ कि उस न्यूक्लियाई अगर वो डिके कर रही है तो उसके पास भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के फॉर्म में होंगे। सो मैं टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू एनर्जी ऑफ ईच रेडिएशन डिवाइड बाय एरिया इनटू टाइम ऐसे लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ कि इंटेंसिटी इस नंबर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो n वुड बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम डिवाइड बाय e। इस तरह से डिफाइन होगा। ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी, इसीलिए n प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ I वुड बी इक्वल्स टू I नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू t। तो यहाँ पे I क्या डिफाइन करता होगा, इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। सो हमने इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिविटी के 3 डिफरेंट रिलेशन डिफाइन कर दिए। ठीक है। मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, फिर इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाफ लाइफ। एक अनदर टर्म होता है विच इज कॉल्ड एवरेज और मीन लाइफ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सैंपल है जिसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अगर 64 है, तो एक हाफ लाइफ के बाद वो पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन हाफ हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ 32। फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा 16, फिर नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट हाफ लाइफ जब यहाँ से यहाँ तक आया तो उसमें 32 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो गए, डिके कर गए। मतलब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए जो लाइफ स्पैन था वो सिर्फ एक हाफ लाइफ के इक्वल था। यहाँ से यहाँ तक जब आया तो फिर से 16 डिके हो गए, 16 बच गए। तो इसके लिए जो टाइम स्पैन होगा ऑफ सर्वाइवल या डिके करने का वो 2 हाफ लाइफ बोल सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर न्यूक्लियाई जो सैंपल में है उसका टाइम ऑफ डिके अलग अलग हो सकता है। तो अगर मैं सारे पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए एवरेज टाइम कैलकुलेट करूँ तब उसको हम बोलते हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ द सैंपल।
इसको डिनोट करते हैं हम लोग टाउ से, विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइड बाय इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है टाउ इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, और लैम्डा हमारे पास क्या था, डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं इसको हाफ लाइफ के टर्म में डिफाइन करूं तो हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाय टी हाफ। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स टी हाफ। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन ये डिफाइन हो गया। अब आपको किसी भी टर्म में क्वेश्चन पूछे, सिंपली आप इस रिलेशन को यूज कीजिए एंड फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ पूछिए। ये जो आपने लैम्डा इज इक्वल्स टू ln2 बाय टी हाफ किया, इसके हाँ, बाद जो आपने किया उसको थोड़ा ऑर्डिनेट करना। जैसे मैंने टाउ लिखा, टाउ इज इक्वल्स टू 1/लैम्डा, ठीक। अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ से इस पर्टिकुलर टर्म में पुट करूँ, सो 1/लैम्डा इज इक्वल्स टू, इस पर्टिकुलर टर्म को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2। ln2 की वैल्यू होती है 0.6931, इसको अप्रॉक्स आप 0.7 ले सकते हैं। जब इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पुट कीजिएगा 1/0.7 टाइम्स टी हाफ डिवाइड कीजिएगा तो उसकी वैल्यू 1.443 इस तरह से आती है। समझ आया? ओके, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। ओके, if a radiation is 64 times more intense as compared to normal level, if half-life of material is 2 hours, find time in which sample becomes available for in which sample becomes safe। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की इसको। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया सबको? कोई न्यूक्लियाई है जो अभी 64 टाइम्स मोर सीवियर है, मोर इंटेंस है देन नॉर्मल सेफ लेवल। ये सेफ लेवल तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा अगर उसका हाफ लाइफ 2 आवर्स है तब। आपको रिलेशन इंटेंसिटी के टर्म में डिफाइंड है, तो आप जस्ट इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कीजिए एंड टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए।
शिबा सॉल्व हुआ? फातिमा? मिर्जा? लास्ट। देखिए, जब आपको हाफ लाइफ गिवन हो एंड टाइम कैलकुलेट करना हो, तो मैंने आपको लास्ट में रिलेशन यूज किया था, n नॉट ओवर n इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर t ओवर t हाफ। सो इसी पर्टिकुलर टर्म को आप इंटेंसिटी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मास के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, इनिशियल मास ओवर न्यू मास, इनिशियल इंटेंसिटी ओवर न्यू इंटेंसिटी, इस तरह से। तो आपको इंटेंसिटी दे रखा है, तो आपको इनिशियल इंटेंसिटी आप 64 मान लीजिए एंड फाइनल इंटेंसिटी आप 1 मान लीजिए, क्योंकि वो फर्स्ट लेवल तक आने के लिए इतना टाइम स्मॉलर होना चाहिए। ये पूरी वैल्यू आपको दे रखी है 64:1। आपको हाफ लाइफ पता है, आपको टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सॉल्व हुआ? इस पर्टिकुलर टर्म को 2 के पावर के टर्म में डिफाइन करना है, सो वी कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू द पावर 6। इस सेम पावर को इक्वेट कर दीजिए, तो t ओवर 2 इज इक्वल्स टू, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। सर इसमें क्या वो जो इंटेंसिटी वाला आपने अभी ड्राइव किया था, आई नॉट ई टू द पावर डेल्टा टी, ये टर्म ये वाला टर्म। तो सर इस टर्म में अगर हम टी नहीं वो उस टी को निकाले, इस लेमडा को निकाल ले, हम हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से, और फिर वहां से टी निकाले, तो यहाँ से हो जाएगा तभी भी क्योंकि हम सेम ही ये आएगा। अभी पहले आपको हाफ लाइफ की वैल्यू 64 कैलकुलेट, टाइम्स आई नॉट। आपको हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन थी 2 आवर्स, वहां से आप लैम्डा निकालिए ln2 ओवर टी हाफ, इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पुट कीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इसी सर चीज को मैंने, इसमें कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है सर। हाँ इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, इसीलिए मैंने आपको रिलेशन ये सिखाया कि इस रिलेशन से हर जगह अप्लाई करना सीखें। किसी और को कोई डाउट? नहीं, यहाँ पे इनिशियल इंटेंसिटी 64 टाइम्स नॉर्मल सेफ लेवल है, मतलब आई नॉट की वैल्यू आई से 64 टाइम्स ज्यादा है। आया समझ? और ऐसे भी जब डीके होता है, तो डीके होने में न्यूक्लियाई का कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है, तो फाइनल की वैल्यू इनिशियल से 64 टाइम्स ज्यादा कैसे हो सकती है? ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। Sample has mass of 10 gram. Find mass remain in sample after 2 min life.
इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट? ये आपको जो गिवन मास है वो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इसको आप मान लीजिए m0 10 ग्राम। आपको न्यू मास दैट इज लेफ्ट आउट और अनडिकेट कैलकुलेट करना है m कितने टाइम में, इन 2 मीन लाइफ। सो टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स टाउ। 1 टाउ की वैल्यू होती है 1 बाई लैम्डा, तो 2 टाउ की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई लैम्डा। इस पर्टिकुलर रिलेशन को आप उस क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जो मैंने मास के टर्म कैलकुलेट करने सिखाया था, एंड सॉल्व कर दीजिए। ई की वैल्यू होती है 2.7, पुट कीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व हुआ किससे? पॉइंट सेवन पूछिए। हाँ, 0.7 अप्रोक्स। 0.7। देखिए, आप सिंपल इक्वेशन यूज कीजिए, m इज इक्वल टू m नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। m नॉट की वैल्यू आपको 10, ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, एंड t की वैल्यू है 2 ओवर लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू ई रेस टू द पावर -2। अपॉन में ले जाइए तो 10 डिवाइड बाई ई स्क्वायर। ई की वैल्यू मेरे पास 2.7, अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है 729 या 7.3 बोल सकते हैं। पुट कर दीजिए यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 7.3, या इसको अप्रॉक्स आप 7 मान लीजिए, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 7 4 ज़ा, तो अप्रॉक्स इतना कुछ आएगा। या इसको आप 1.4 भी मान सकते हैं। आप नॉर्मल अगर विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कीजिएगा। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, सो हमने रेडियो एक्टिविटी डिफाइन कर दिया। इसमें एक अनदर टर्म होता है विच इज कॉल्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब न्यूक्लियाई किस रेट से डीके कर रही है, उस पर्टिकुलर टर्म को डिफाइन करते हैं एक्टिविटी से। सपोज कर लीजिए n इज इक्वल टू n नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये आपका रिलेशन है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बेस पे। इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं तो dn ओवर dt is equals to minus of lambda times n naught e raised to the power minus lambda into t। इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ डिके और एक्टिविटी। इसको आप ए से डिनोट कर सकते हैं, आर से डिनोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इसको लिख सकता हूँ ए। माइनस साइन सिर्फ डिग्रीज टर्म को डिफाइन करता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। सो वी लेफ्ट विद लैम्डा टाइम्स n naught e raised to the power minus lambda into t
इस पूरे टर्म को आप n बोल सकते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स n, या नहीं तो इस पूरे टर्म को हम a नॉट बोल सकते हैं, तो इसी टर्म को लिख सकता हूँ a नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू t। तो अब मेरे पास जनरलाइज रिलेशन जैसे मैंने पीछे यूज किया था, n नॉट ओवर n इज इक्वल्स टू m नॉट ओवर m इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ओवर इंटेंसिटी। तो इसी पर्टिकुलर टर्म में a नॉट ओवर a, ये सारी वैल्यू 2 रेज़ टू द पावर e बाय t हाफ इसके क्या होगी, तो ये एक फॉर्मूला याद रखिए, पूरी रेडियो एक्टिविटी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट, चूंकि मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके कर रहा है पर यूनिट टाइम, सो इसके लिए यूनिट डिफाइन करते हैं। तो ऐसा यूनिट है बैक्यूरेल, जिसको डिनोट करते हैं BQ से। तो 1 बैक्यूरेल इज इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड। इसकी और भी अलग यूनिट हो सकती है, एक यूनिट होती है क्यूरी is equals to 3.7 into 10 to the power 6 decay per second। एक यूनिट होती है रदरफोर्ड which is 10 to the power 10 decays per second। तो ये अलग अलग यूनिट होती है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो बस इसकी वैल्यू बस याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। यहाँ तक किसी कोई डाउट? आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा तब मुझे समझ आएगा कि आपको चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट, अब ये डीके किस तरह से हो सकता है, ठीक, मतलब किस किस फॉर्म में वो न्यूक्लियाई अपने आप को ब्रेक कर सकता है टू अटेन स्टेबिलिटी। तो हम डिफाइन करते हैं टाइप्स ऑफ डीके। 3 तरह का डीके होता है। फर्स्ट होता है मेरे पास अल्फा डीके। अल्फा का मतलब होता है अगर आप हीलियम लीजिए, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट कर दीजिए ताकि इसके ऊपर चार्ज He2+, मास 4 एंड प्रोटॉन 2 ये डिफाइंड हो, तब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई को ऑफ डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम, इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसके लिए सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, वो डीके किया एक डॉटर न्यूक्लियाई में, एंड उसके साथ कोई भी एक अल्फा पार्टिकल इमर्ज हुआ। ये मेरे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक, सपोज कर लीजिए X हैविंग मास नंबर A, एटॉमिक नंबर Z। डीके किया इसने किसी डॉटर न्यूक्लियाई में, Y एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर टर्म से, या आप डिनोट कर दीजिए अल्फा से, इसका मास 4 एंड चार्ज 2। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मास इस पॉइंट पे A है और इसका मास इस पॉइंट पे 4 है, रिमूव हो गया, तो इसके लिए बच कितना जाएगा, A-4। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे Z है और यहाँ पे 2 रिमूव हो गया, तो इसके लिए बच जाएगा कितना, Z-2। अब ड्यूरिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ चीजें कंजर्व होती हैं, मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। फिर इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी इवॉल्व करती है मैं आपको वो बताता हूँ। कंजर्वेशन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन, फर्स्ट होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, मीन्स A, total mass number towards reactant side, total mass number towards product side should be equal। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स Z, total number of Z towards left hand side, total number of Z towards product side should be equal। तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम for reactant side, momentum for product side should be equal। एंड चौथा होता है मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर वो पार्टिकल स्पिनिंग करती हो अपने एक्सिस के अबाउट
उसके बेस पे भी डिफाइन करते हैं, बट जनरली आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेस पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मेनली जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो इन 3 टर्म्स के बेस पे डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जो पेरेंट न्यूक्लियाई है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, तो उसकी वेलोसिटी 0, तो उसका मोमेंटम 0। जैसे ही पार्टिकल, दो पार्टिकल में ब्रेक होता है, तो एक पार्टिकल कुछ इधर की तरफ मूव करता है, दूसरा पार्टिकल इधर की तरफ मूव करता है, सो दैट कि उन दोनों का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो टोटल मोमेंटम इनिशियल, टोटल मोमेंटम फाइनल, तो इसकी वैल्यू 0। तो इसमें दो डिफरेंट पार्टिकल, दैट इज मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए नेगेटिव, प्लस मास ऑफ alpha particle, velocity of alpha particle going towards positive side. So मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ, तो mass of daughter nuclei, velocity of daughter nuclei should be equals to mass of alpha particle, velocity of alpha particle. मतलब उन दोनों पार्टिकल का मोमेंटम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक रिलेशन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उनके मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो चूंकि इनिशियली जो न्यूक्लियाई तो वो रेस्ट में था, इसलिए फाइनल जो पार्टिकल आएंगे वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, सो दैट इन दोनों के मोमेंटम का सम कितना होना चाहिए, 0। यहाँ तक सबको समझ आया? ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पार्ट। देखिए नेक्स्ट पार्ट इज किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व करती है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तब उस टर्म को हम डिनोट करते हैं क्वांटिटी से, व्हिच इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू सिंपली डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये जो इवॉल्व और एब्जॉर्ब एनर्जी है, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अगर वो एनर्जी इवॉल्व करती हो या वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती हो, तब कैसे? जैसे हमने वहां पढ़ा था केमिस्ट्री में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट एनर्जी इवॉल्व करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरह उसी नेम के बेस पे यहाँ पे इवॉल्व एनर्जी को एक्सो एंड एनर्जी की यूनिट अर्ग यूज करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एक्सोअर्जिक रिएक्शन। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसको बोलूंगा एंडो। एनर्जी की यूनिट यहाँ पे अर्ग के बेस पे डिफाइन करते हैं, एंड जी, इसीलिए इवॉल्व एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोअर्जिक एंड एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एंडोअर्जिक। या इस चीज को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसको हम नेगेटिव मानते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी इवॉल्व कर सकती है वो तीन तरह से डिफाइन हो सकती है। पहला मास डिफेक्ट के टर्म में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, एंड तीसरा बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में। इसीलिए क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका, क्यू वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू, फर्स्ट अगर मैं मास के टर्म में डिफाइन करूं तो मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोडक्ट के। तब इस पर्टिकुलर मास की वैल्यू को U के टर्म में कैलकुलेट कीजिए एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ऑब्टेन द एनर्जी इवॉल्व इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। दूसरा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो हम जनरली डिफाइन करते हैं कि हर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करता है, तो जो प्रोडक्ट साइड होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इसीलिए binding energy of product minus binding energy of reactant. So अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बेस पे डिफाइन करूं तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट के, तो जो एनर्जी इवॉल्व करती है वो प्रोडक्ट के पार्टिकल को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड।
इसीलिए क्यू वैल्यू हमने 3 तरह से कैलकुलेट करना सीख लिया। आई होप सबको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी वाला एक बार और रिपीट। देखिए जैसे मैं कोई भी रिएक्शन डिफाइन करता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन है, कोई पेरेंट न्यूक्लियाई है एक्स, ब्रेक किया, वाई डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी एक्स का देखूंगा तो उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू वाई प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करता है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हमने एक टर्म डिफाइन किया था, बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाई। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एंड उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। आई बात समझ? तो ये पूरा जो डिके होता क्यों है, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, इसीलिए उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। आई होप समझ आया मेरे साथ? यस सर। गुड। ओके, सो हमने डिफाइन कर दिया क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के डिफरेंट 3 तरीके। अब देखिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो मैंने अल्फा पार्टिकल डीके कर रहा था उसमें हम एनर्जी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियाई तो रेस्ट में, तो मेरे पास जो एनर्जी डिफाइन होगी वो सिर्फ प्रोडक्ट के बेस पे डिफाइन होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट 0 है। सो उसकी वैल्यू अगर पुट कीजिएगा, सो क्यू वैल्यू ड्यूरिंग दिस अल्फा डीके is equals to kinetic energy of daughter nuclei plus kinetic energy of alpha particle, ये प्रोडक्ट साइड हो गया, रिएक्टेंट साइड की एनर्जी 0 है। ठीक, अब इसके बेस पे मैं आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला सिखाता हूँ डायरेक्टली याद रखने का। काइनेटिक एनर्जी आपको डॉटर न्यूक्लियाई के लिए कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई टाइम्स क्यू वैल्यू। और इस रिएक्शन में अगर आपको क्यू वैल्यू निकालनी है तो उसको साइड मल्टीप्लाई कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए एंड सॉल्व करिए। अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू a माइनस 4, तो पूरी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो हो जाएगी a टाइम्स क्यू। तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैलकुलेट करना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर प्लस मास ऑफ अल्फा टाइम्स क्यू वैल्यू। डॉटर न्यूक्लियाई का मास a माइनस 4, इन दोनों का सम a, सो इट वुड बी a माइनस 4 डिवाइड बाय a टाइम्स क्यू। तो ये दो फॉर्मूला याद रखिए एंड देन इसके बेस पे क्यू वैल्यू या काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैंपल या अल्फा पार्टिकल या डॉटर न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, मैं आपको एक और टर्म बताता हूँ, फिर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। नेक्स्ट डिके होता है आपके पास विच इज कॉल्ड बीटा डिके। बीटा डिके अगर आपसे पूछे कि क्यों पॉसिबल है या क्यों होना चाहिए, तो मैं आपको उसका रीजन समझाता हूँ। किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर अनइक्वल हो जाए, मैंने बताया था आपको पीछे, न्यूक्लियर फोर्स होने के लिए, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल होना चाहिए। इसीलिए इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के लिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर किसी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करता हो बाय 2, अब वो दो तरह से हो सकता है। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से बड़ा हो बाय 2, या नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बड़ा हो बाय 2, तब उसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो वो न्यूट्रॉन ब्रेक करता है प्रोटॉन में, ताकि दोनों का नंबर आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सपोज कर लीजिए आई हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, तो यहाँ पे जो 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक ब्रेक कर गया प्रोटॉन में, तो एक ब्रेक करेगा तो इसमें एक कम हो जाएगा,
और इसमें ब्रेक किया तो इसकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, और ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं बीटा डीके कब होना चाहिए, जब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस कितना हो 2 का। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बेस पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अब ये होता कैसे? तो हमने यहाँ पे देखा न्यूट्रॉन हैविंग मास 1 चार्ज 0, जब ब्रेक करता है प्रोटॉन में तो इसका मास 1 चार्ज 1। एक न्यूट्रल पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे अनदर पार्टिकल होना चाहिए which must be of negative charge, ताकि उसके चार्ज के कंजर्वेशन को फुलफिल कर पाए। इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इवॉल्व होता है having mass negligibly small as compared to proton or neutron and charge -1। ये इलेक्ट्रॉन अकेले नहीं निकल सकता, वो अपने साथ एनर्जी कंजर्व होने के लिए एक अनदर पार्टिकल एमिट करता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो ये मेरे पास होता है न्यूट्रॉन, ये मेरे पास होता है प्रोटॉन, ये मेरे पास होता है इलेक्ट्रॉन, और ये कहलाता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, तो इसी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों को कंबाइनली हम बीटा नेगेटिव बोलते हैं। ठीक, तो अगर न्यूट्रॉन ब्रेक हो प्रोटॉन में तो अपने साथ एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट करता है। अगर मैं दूसरा रिलेशन देखूं यहाँ पे, अगर प्रोटॉन की वैल्यू न्यूट्रॉन से ज्यादा हो, एक प्रोटॉन मास 1 चार्ज 1 ब्रेक किया एक न्यूट्रॉन मास 1 चार्ज 0, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक न्यूट्रल पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्व तो नहीं है, तो देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज। सो उसके लिए एक टर्म आता है व्हिच इज E positive having mass negligibly small and charge +1. This particular particle is called positron, which is antiparticle of electron. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स हेवियर होता है, इसलिए आप उसको नहीं बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है, हैविंग सेम मास एंड हैविंग सेम चार्ज, बट पोलैरिटी ऑपोजिट होती है। अपने साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे एक अनदर पार्टिकल एमिट करता है, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, जो एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल। तो यहाँ पे ये मेरे पास प्रोटॉन है, ये मेरे पास न्यूट्रॉन है, ये मेरे पास पॉजिट्रॉन, और ये मेरे पास न्यूट्रिनो। इन दोनों को कंबाइन करके हम बीटा पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? फातिमा समझ आ रहा है आपको? यस सर, समझ आ रहा है। ओके, अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियाई डिफाइन करते हैं, आप पढ़ते होंगे फ्रॉम 1 टू दैट पर्टिकुलर नंबर, तो उसमें हमेशा प्रोटॉन की वैल्यू न्यूट्रॉन से कम होती है। इसका भी एक रीजन होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, जो न्यूक्लियर फोर्स को डिक्रीज करा देगा। इसीलिए किसी न्यूक्लियाई में प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए जो रिएक्शन है वो जनरली फिजिबल नहीं होता। बट कुछ रेडियो एक्टिव सैंपल अगर पॉसिबल हैं तभी रिएक्शन में पॉसिबल हो सकता है, बट इन जनरल ये पॉसिबल नहीं होता। जहां कहीं भी अगर आपको बोले बीटा डीके, तो इट मींस वहां पे नेगेटिव बीटा डीके होता है। ये क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब इसके बेस पे अगर मैं उस पेरेंट न्यूक्लियाई एंड डॉटर न्यूक्लियाई के बेस पे रिलेशन देखना चाहूँ तो क्या पॉसिबिलिटी है? सपोज कर लीजिए आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई X हैविंग मास A एंड चार्ज Z, ब्रेक किया डॉटर न्यूक्लियाई Y एंड अपने साथ बीटा पार्टिकल एमिट किया, बीटा नेगेटिव। बीटा अगर सिंपली बीटा लिखा हो तो आप अज्यूम कीजिएगा बीटा नेगेटिव, अदरवाइज अगर वो बीटा पॉजिटिव गिवन ना होता, बीटा जहां भी लिखा हो आप अज्यूम कीजिएगा वो बीटा नेगेटिव डीके
जब तक कि वो मेंशन ना हो कि बीटा पॉजिटिव होने पे है। ओके, तब मेरे पास यहाँ पे मास इसका 0 होता है एंड इसका चार्ज -1। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मास बोलूँ तो इसका मास a होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलूँ तो यहाँ पे z+1 होना चाहिए। अब देखिए इन दोनों टर्म में, इस टर्म में एंड इस टर्म में, both nuclei have same number of mass AA but different number of charge z और z+1। तो हमने एक टर्म पढ़ा था पीछे, two particle or element having same mass number but different charge or proton are called isobars। So मैं बोल सकता हूँ कि बीटा डीके creates isobar। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीटा डीके चाहे वो पॉजिटिव डीके हो या नेगेटिव डीके creates isobar। सिमिलरली अगर मैं बीटा पॉजिटिव डिफाइन करूं तो वहां पे होगा x हैविंग a and z, ब्रेक किया y में एंड बीटा पॉजिटिव अगर लिखा है तो इसका मास 0, चार्ज +1, यहाँ मास a हो जाएगा एंड यहाँ चार्ज z-1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम मास नंबर बट डिफरेंट चार्ज, तो इन दोनों को भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसोबार्स बोल सकते हैं। ओके, तो हमने अल्फा डीके डिफाइन कर दिया, बीटा डीके डिफाइन कर दिया। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज कर लीजिए कोई आपके पास न्यूक्लियाई है x1, ब्रेक किया x2 में, ब्रेक किया x3 में, ब्रेक किया x4 में। यहाँ पे उसके पास बीटा डीके हुआ, यहाँ पे अल्फा डीके, यहाँ पे बीटा डीके। अगर इस पर्टिकुलर टर्म का मास दे रखा है 180 एंड 68, देन आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड mass number of mass and charge of x1 and also define which pair are isotopes and isobars। यहाँ पे मैंने बीटा डीके लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया चार्ज, इट मींस आप बीटा नेगेटिव अज्यूम कीजिएगा। एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। सॉल्व हुआ? शिबा रियाज, सॉल्व हुआ आपसे? देखिए मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। x1 है, यहाँ पे बीटा, फिर यहाँ पे x2 है, फिर यहाँ पे अल्फा, फिर यहाँ पे x3 है एंड यहाँ पे बीटा, यहाँ पे x4 है। मैच कर लीजिएगा, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे मास नंबर है 180, यहाँ पे चार्ज 68। यहाँ पे देखिए डिके कौन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में अल्फा डिके हो रहा है। अल्फा डिके में मास 4 डिक्रीज कर जाता है, चार्ज 2 डिक्रीज कर जाता है। तो मैं अगर रिवर्स जाऊं, इधर से इधर आने पे डिक्रीज करेगा, तो उल्टा जाने में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मास कितना इंक्रीज कर जाएगा, 4, एंड चार्ज कितना इंक्रीज कर जाएगा, 2। So we can write this particular term as 184 and charge 70. यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, बीटा डिके हो रहा है। बीटा डिके में मास पे कोई फर्क नहीं होता, तो मास वुड रिमेन सेम। बट बीटा यहाँ पे नेगेटिव है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो z की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाती है। तो अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो इट वुड बी 69। सो मास नंबर कितना हो जाएगा, 184, एंड चार्ज कितना हो जाएगा, 69। ये समझ आया? ओके शिवा, ओके। अब इसका उल्टा अगर मुझे नेक्स्ट प्रोसीड करना है, ठीक आगे की तरफ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे भी देखिए बीटा डिके हो रहा है। बीटा डिके में मास में कोई फर्क नहीं होता, तो मास 180 हो जाएगा। चार्ज एक इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा डिके कैसा होता है, नेगेटिव बीटा डिके। तो इंक्रीज करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69। अब आप कंपेयर कर दीजिए इन सारे टर्म्स के में किन किन एलिमेंट का मास नंबर सेम है, चार्ज नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे देखिएगा x1 and x2 सेम मास नंबर, डिफरेंट चार्ज, सो दे आर आइसोमर्स। उसी तरह x3 and x4 सेम मास नंबर, डिफरेंट चार्ज। तो ये दो पेयर क्या हो सकते हैं, आइसोबार्स के। आइसोटोप किसको बोल सकते हैं, आप x1 और x4 को देखिए, दोनों का चार्ज इक्वल है एंड दोनों का मास डिफरेंट है। तो सेम चार्ज और सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। तो इस पेयर को हम क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप बोल सकते हैं। मिर्जा साहब समझ आया आपको? यस सर। ओके, तो हमने बीटा डिके अल्फा डिके बेस पे पहला टर्म डिफाइन कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पूछता है, नंबर ऑफ अल्फा एंड नंबर ऑफ बीटा इन एनी रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, आपको कोई सैंपल दे रखा होगा x हैविंग मास नंबर सपोज कर लीजिए 180 एंड यहाँ पे चार्ज सपोज कर लीजिए 70, ठीक। अगर ये ब्रेक किया y में एंड इसका मास सपोज कर लीजिए 166 एंड चार्ज सपोज कर लीजिए 68, कुछ ऐसा हो गया। तो पूछता है कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने पीछे डिफाइन किया था, बीटा डिके में कोई मास में चेंज नहीं आता, अल्फा डिके में मास में चेंज आता है बाय 4। तो पहला काम क्या कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन कीजिए। मास टुवर्ड्स रिएक्टेंट एंड मास टुवर्ड्स प्रोडक्ट शुड बी इक्वल, ठीक। तो मास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितना है, 180, प्रोडक्ट साइड कितना है मेरे पास, 164, प्लस कुछ अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा, मुझे नहीं पता कितना पार्टिकल, तो आप अज्यूम कर लीजिए x नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। जितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल होंगे उतना मास में कितना चेंज आएगा, बाय 4, सो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ x। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो x वुड बी इक्वल टू, ये से सब्ट्रैक्ट 16 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब there would be 4 alpha particle during this particular decay। तो किसी भी डिके में अगर आपको नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कैलकुलेट करना हो, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो पहला काम क्या कीजिए कि मास को कंजर्व कीजिए, ठीक, प्लस 4x के साथ, क्योंकि 4 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल and x is the number of alpha particles that were emitted in that particular
रेडियो एक्टिविटी। दूसरा, अब अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन करूं, इसका रिएक्टेंट चार्ज 70, प्रोडक्ट का चार्ज 68। हर अल्फा पार्टिकल 2 चार्ज डिक्रीज कराता है, तो अपने साथ वो 2 चार्ज लेकर जाएगा, लेकिन हर बीटा पार्टिकल 2 चार्ज इंक्रीज कराता है। तो जब इंक्रीज कराएगा तो उसमें नेगेटिव साइड कर दीजिए, -1 एक चार्ज इंक्रीज कराता है टाइम्स y। ये समझ आया कॉन्सेप्ट? चार्ज की बेस पे अगर मैं डिफाइन करूंगा तो अल्फा पार्टिकल में 2 चार्ज होता है, इसलिए वो 2 चार्ज सम अप कराएगा, एंड बीटा पार्टिकल में -1 होता है, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज सम अप करेगा। आपको x की वैल्यू पता है, ऊपर वाले टर्म से पुट कर दीजिए, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी 4 to the 8, 68 plus 8 is 76, so y would be 6. This would be number of beta particle during this particular decay. ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए एक बार फिर से, मैं फिर से बता देता हूँ। मिर्जा समझ में आया आपको? Sir, can I take heat and trial method for solving this? हीट एंड ट्रायल मेथड करने की क्या जरूरत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भी आ सकती है। वैसे आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर है कि आप इक्वेशन वाइज सॉल्व करें, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। फॉर्मूला में एकदम बहुत सारा ये मैंने सिंपल क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड उसके बेस पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। आप हीट एंड ट्रायल के बेस पे सॉल्व करेंगे तो मे भी कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं क्यू वैल्यू के बेस पे क्वेश्चन दूं, सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई एक न्यूक्लियाई है हैविंग मास नंबर 200, decays alpha decay so that kinetic energy of daughter nuclei is 0.2 mega electron volt, then find Q value. कोई एक न्यूक्लियाई है X having mass number 200, अल्फा डिके करता है, तो डॉटर न्यूक्लियाई का अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए Q वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी? ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर nuclei is equals to mass of alpha particle divided by mass of alpha plus mass of daughter times q. Mass of alpha particle is 4 divided by a times q. वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 0.2 into a divided by 4 is equals to q. 4 5s and 5 2s. समझ आया सबको? ओके, तो हमने 2 डिफरेंट डीके डिफाइन कर दिए, ठीक। एक तीसरा होता है मेरे पास विच इज कॉल्ड गामा डीके। गामा कुछ भी नहीं होता, सिंपली फोटोन का कॉम्पोजिशन होता है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं इसमें सिर्फ एनर्जी होगी। तो अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियाई अगर इस पॉइंट पे है, डीके करता है किसी अनदर पार्टिकल में विद रिलीज ऑफ गामा पार्टिकल, तो गामा पार्टिकल में कोई मास नहीं, कोई चार्ज नहीं,
इसका मास अगर ए है, चार्ज जेड है, तो इसका भी मास ए होगा एंड चार्ज जेड होगा। इट मीन्स कि ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियाई था वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में होगा, वहां से वो किसी लोअर एक्साइटेशन तक जाता होगा, जिसके एक्साइटेशन की बेस पे जितना जंप किया उसकी वजह से वो एनर्जी इवॉल्व करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड उस पर्टिकुलर डीके को हम कौन सा डीके बोलते हैं? गामा डीके बोलते हैं। ठीक, सो हमने सिंपली डिफाइन कर दिया तीनों तरह के डीके। कुछ टर्म और भी होता है इस पर्टिकुलर डीके में, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक, तो अगर कोई पार्टिकल उस पर्टिकुलर रिएक्शन में कैप्चर्ड हो, इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब होता है सिंपल, हम उस पर्टिकुलर पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करवाते हैं उसके न्यूक्लियाई में। जैसे ही बॉम्बार्डिंग करवाते हैं तो वो जाके उसके साथ मास नंबर या चार्ज में अटैच हो जाता है, सो दैट ए एंड जेड ऑफ द पार्टिकल टू बी कैप्चर्ड उसके हिसाब से चेंज कर जाता है, एंड देन वो कोई डॉटर न्यूक्लियाई में ब्रेक करता है एंड विद रिलीज ऑफ सम क्यू वैल्यू, एंड उसके साथ कोई एंटी पार्टिकल और न्यूट्रल पार्टिकल से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, मास को फुलफिल करने के लिए इवॉल्व होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स है हैविंग मास ए, चार्ज जेड। अगर हम बोलूं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डिंग कर रहा है क्या, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज, मास 0, चार्ज नेगेटिव। तभी जब कंबाइन करेगा तो इसका मास हो जाएगा a + 0, चार्ज हो जाएगा z-1। तब कोई डॉटर न्यूक्लियाई हैविंग मास a and charge z-1 with release of some neutral particle for the conservation of mass or binding energy and some q value। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे ये कोई भी पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी होगा। आपका रिएक्शन सेम रहेगा, उसके हिसाब से ए एंड जेड की वैल्यू क्या करेगी, चेंज करेगी। तब इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। समझ आया? ओके, सो हमने डीके डिफाइन कर दिया। डीके के बाद होता है नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फिजन का मतलब होता है कंबाइनिंग, फ्यूजन का मतलब होता है ब्रेकिंग। शायद आपने पढ़ा हो, फिजन ब्रेकिंग ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई, फ्यूजन कंबाइनिंग ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। फ्यूजन हमेशा पॉसिबल हो सकता है जिसका मास नंबर लेस देन 30 हो, ताकि वो कंबाइन करके मॉडरेट न्यूक्लियाई की तरफ कन्वर्ट हो पाए। फ्यूजन हमेशा डिफाइन होता है हेवियर न्यूक्लियाई के लिए जिसका मास नंबर ग्रेटर देन 170 है, ताकि वो स्प्लिट करके मॉडरेट न्यूक्लियाई की तरफ ट्रांसफॉर्म हो। ठीक, एंड देन उसके बेस पे आपको रिएक्शन गिवन होगा। उस रिएक्शन में सारे कंजर्वेशन लॉज वैलिड होंगे। आपको चार्ज, जेड या क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सो हमने डीके एंड न्यूक्लियाई का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज, आप लोगों ने सेमीकंडक्टर तो नहीं पढ़ा होगा ना अभी तक? No, sir. सेमीकंडक्टर में सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं एनर्जी बैंड, देन उसके बेस पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड एनर्जी गैप। आई थिंक आपको एनर्जी बैंड तो पता ही होगा, पता है सबको? No, sir. एनर्जी बैंड नहीं पता? देखिए, अगर मैं नॉर्मल एक एटम की बात करूं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में रिसाइड करता है तो उसको हम शेल बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ऐसे डिफाइन होता है। फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अलग अलग पीरियड में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन, तब इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए आपने कुछ इस तरह पढ़ा होगा, S
sp sp spd spd and spdf and spdf, कुछ ऐसा पड़ा होगा। फिर यहाँ पे एक टर्म और डिफाइन करते हैं, थर्ड पीरियड में अगर कोई एलिमेंट है तो वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो उसके पास कोई d ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक। यहाँ पे d ऑर्बिटल तो दिखाई नहीं दे रहा, बट हम ये डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास d ऑर्बिटल वेकेंट होता है। इसलिए शायद आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब रिएक्ट करता है तो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है वेकेंट डी ऑर्बिटल की तरफ। इसीलिए आपने पढ़ा होगा क्लोरीन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1, 3, 5 एंड मैक्सिमम 7। बट फ्लोरीन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। शायद आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो हम जो सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं सिलिकॉन, वो थर्ड पीरियड में लाई करता है, तो मैं वो बोल सकता हूँ कि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा। तो हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर कुछ शेल फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन होता है एंड कुछ शेल एम्प्टी होता है, ठीक। जिन पर्टिकुलर एम्प्टी बैंड में और एम्प्टी शेल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है अलग अलग कंडीशंस में। तो अगर मैं पूरे क्रिस्टल की बात करूं तो उस पूरे क्रिस्टल में ड्यू टू नेबरिंग एटम जो एनर्जी लेवल होता है वो कॉन्टिन्यूसली अरेंज रहता है, एंड उस पर्टिकुलर कॉन्टिन्यूसली अरेंजमेंट में कुछ लेवल इलेक्ट्रॉन फिल्ड होता है, उस पर्टिकुलर लेवल को हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। कुछ लेवल जो एम्प्टी होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड, एंड द अरेंजमेंट ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। आई थिंक सबको समझ आया एनर्जी बैंड। ओके, अब मेरे पास एनर्जी बैंड डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक। कुछ शेल ऊपर, कुछ इस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते होते हैं इस तरह, ठीक। जो लास्ट लेवल जहां तक इलेक्ट्रॉन रिसाइड करता होता है उस पर्टिकुलर टर्म को हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। द एनर्जी बैंड विच इज एम्प्टी इन विच इलेक्ट्रॉन जम्प्स इनटू इट एंड बिकम्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन, तब उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। एंड दोनों के बीच में जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी गैप, डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू लेवल्स, ठीक। ओके, अब हम इस एनर्जी गैप के बेस पे सब्सटेंस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर एनर्जी गैप अप्रॉक्स 0 हो, मतलब कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, इसीलिए उसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में जा सकता है, तब उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। बट अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक, तब उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। एंड अगर एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो ये बैंड थ्योरी डिफाइन करता है कि इंसुलेटर कैन आल्सो कंडक्ट अगर मैं उसको एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा दे दूं तब। लेकिन फिर बात आती है कि मुझे उससे क्यों कंडक्शन कराना है, जबकि उससे कम एनर्जी में सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर इफिशिएंटली वर्क कर सकता है। इसीलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या मान लेते हैं कि इंसुलेटर में कोई कंडक्शन नहीं हो सकता। बट अब इस थ्योरी के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि इंसुलेटर कैन ऑल्सो कंडक्ट। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब इसके बेस पे हमें डिफाइन करना है मेनली सेमीकंडक्टर को, ठीक। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक, मींस प्योर सेमीकंडक्टर एंड डोप्ड सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, या इसी चीज को बोलते हैं हम लोग आई टाइप।
डोप सेमीकंडक्टर जिसमें कोई ना कुछ मिलावट की गई हो तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक, या इसको बोलते हैं हम लोग ई टाइप। अब इस पर्टिकुलर में डोपिंग दो तरह से की जा सकती है, आइदर किसी ट्राइवेलेंट के साथ, ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ डोप करूं तब उस पर्टिकुलर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इफ दे आर डोप्ड बाय पेंटावैलेंट और ग्रुप 15 एलिमेंट तब उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो मेनली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं। अब मैं डिफाइन करता हूँ सारे टर्म्स को। ठीक, फर्स्ट अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलूँ, सेमीकंडक्टर हम जनरली डिफाइन करते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड उसके साथ किसी डोपेंट कोई एलिमेंट हो सकता है। तो पहले मैं प्योर सेमीकंडक्टर डिफाइन करूँ, ये सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन। एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अपने नेबरिंग 4 इलेक्ट्रॉन या 4 नेबरिंग के साथ वो बॉन्ड बनाता है इस तरह। यहाँ पे इस तरह। अब इस पर्टिकुलर टर्म में सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं अगर टेम्परेचर लो हो तब इसके बेस पे अगर मैं बैंड डायग्राम देखूं, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो यहाँ पे कंडक्शन बैंड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ मेरे पास वैलेंस बैंड, सारे इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर बैंड में बॉन्डेड है, अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। तो ये चीज पॉसिबल कब होती है? एट लो टेम्परेचर। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटम के साथ बॉन्डेड स्टेट में इस तरह। जैसे मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, हमने एक टर्म पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में या डुअल नेचर में, इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव आउट 3 तरह से करा सकते हैं, बाय गिविंग थर्मल एनर्जी, बाय गिविंग इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय गिविंग लाइट एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? टेम्परेचर राइज करते हैं। जैसे मैं टेम्परेचर राइज करूंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एनफ थर्मल एनर्जी, इसीलिए वो इस पर्टिकुलर वैलेंस बैंड से इजेक्ट आउट कर जाता है एंड जंप कर जाता है कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर पॉइंट से इजेक्ट आउट करता है, जंप करता है कंडक्शन बैंड में, तो ये मेरे पास सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये अभी बॉन्डिंग इस तरह। तो जैसे मैंने टेम्परेचर राइज किया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट आउट कर जाते हैं इस तरह। यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर जाएगा इस तरह। तो ये क्या हो गया? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुए। जहां से वो इजेक्ट आउट होता है वहां पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट करता है, वेकेंट स्पेस। उस वेकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। अब मैं इसके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पर डिफाइन करूं, नेट चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर पेरेंट एटम शुड बी 0। तो बट उसके साथ नेगेटिव इजेक्ट आउट कर गया तो उस पर एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। इसलिए मैं होल को बोल सकता हूँ कि इस पे चार्ज कितना होगा? प्लस ई। लेकिन यहाँ पे कोई मास नहीं होता, वो सिंपली वेकेंट स्पेस है, इसीलिए उसका मास कितना होता है? 0। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि होल का मास एंड चार्ज कितना हो सकता है। ठीक, तो आप इस तरह से डिफाइन कीजिएगा। दूसरा कि इस पर्टिकुलर टर्म में हुआ क्या, अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे देखूं, तो ये मेरे पास था कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास था वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इनफ एनर्जी एक्वायर किया, जंप कर गया इस पर्टिकुलर कंडक्शन बैंड में। जैसे ही कंडक्शन बैंड में गया, वो अवेलेबल हो जाता है कंडक्शन करने के लिए। पहले यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं था, कोई कंडक्शन नहीं होती। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, वो कंडक्ट कर सकता है। इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया, टेम्परेचर रेज करने की वजह से इसमें कंडक्शन बढ़ता है या कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टर्म पढ़ा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है मींस कंडक्टर के लिए,
टेम्परेचर राइज करने पे उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। बट अल्फा की वैल्यू नेगेटिव डिफाइन करता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, दोनों के लिए। तो हमने डिफाइन कर दिया कैसे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर राइज करता है तो टेम्परेचर राइज करने के बेस पे चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से, जिसकी बेस पे उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी, इसलिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इस साल नीट 2020 में ये सवाल पूछा था कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी किन किन एलिमेंट के लिए नेगेटिव होती है। मोस्टली बच्चों ने सेमीकंडक्टर लगा दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि सेमीकंडक्टर के अलावा इंसुलेटर भी सेम बिहेव करता है। यहां तक किसी कोई डाउट? मिर्जा साहब कोई डाउट यहां तक? ओके गुड। सो हमने डिफाइन कर दिया पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर मैं कंडक्टिविटी देखूं, ठीक, चार्ज डेंसिटी देखूं, ये सारी चीजें, तो कैसे, तो हमने यहाँ डिफाइन किया दो तरह का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होल, ठीक। तब मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ चार्ज डेंसिटी, तब एक टर्म डिफाइन करते हैं Ni इज इक्वल्स टू Ne इज इक्वल्स टू Nh। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं हम लोग होल्स डेंसिटी। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं कंडक्टिविटी डिफाइन करूं तो यहाँ पे दो तरह की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल। कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करिएगा तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टाइम्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, चार्ज ऑफ होल, मोबिलिटी ऑफ होल। इन जनरल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल की मोबिलिटी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो कभी कभी आपको वैल्यू डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन पे भी पूछ सकता है, ठीक। उन्होंने 2020 जेई में डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, इसलिए एनटीए वाले इन क्वेश्चंस को रिशफल करके नीट में भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपकी आवाज समझ नहीं आई मुझे, फिर से मुझे बोल सकते हैं? सर रिपीट कर दे सर। अच्छा, मैंने डिफाइन किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी है वो किस बात पर डिपेंडेंट होगी। तो आप बोलिएगा वहां पे दो डिफरेंट चार्ज करिए, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल, इसलिए जो टोटल कंडक्टिविटी होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था रो इज इक्वल्स टू m/ne स्क्वायर टाउ। तो इसको जब रिवर्स करूंगा सो वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू NeE टाइम्स टाउ ओवर m। This quantity is called mobility, so it will be Ne times mu। तो इसके बेस पे मैंने कंडक्टिविटी डिफाइन किया दो तरह की, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा होल के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, होल के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इन जनरल फ्रॉम कैलकुलेटिव पर्पस मोबिलिटी ऑफ होल्स बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू होल इलेक्ट्रॉन के, इसलिए उस वैल्यू को निगलेक्ट कर दीजिए। तो जो मेनली जो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी वो किस बात पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन पे। ओके, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट होता है मेरे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें हम डोपिंग करते हैं किसी एलिमेंट का। अब डोपिंग कैसे कैसे हो सकता है, तो डोपिंग हमेशा नियरेस्ट नेबर्स के साथ करते हैं। जैसे अगर मैं जो प्रोटीन एलिमेंट सिलिकॉन लिया तो उसका नियरेस्ट नेबर एल्युमिनियम हो सकता है या नियरेस्ट नेबर फॉस्फोरस हो सकता है। हम दो का गैप नहीं लेते। बोले दो का गैप क्यों नहीं लेते, तो उसके लिए साइज में ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, साइज वेरिएशन होने की वजह से वॉइड्स का क्रिएशन होता है एंड वॉइड्स उसके कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए दो का डिफरेंस नहीं करते, हम नेबरिंग एलिमेंट लेते हैं।
अब देखिए इसके बाद अगर मैं डोप करूं, डोप बाय ट्राइवेलेंट मींस ग्रुप 13 एलिमेंट, तो जैसे मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन, यहाँ पे 13 एलिमेंट एल्युमिनियम ले लीजिए। हर सिलिकॉन के नीबिंग 4 या उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नीबिंग अपने 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा इस तरह। बट यहाँ पे कुछ डिफिशियंसी क्रिएट होती है। एक मिनट जस्ट। एल्युमिनियम के पास आउटर मोस्ट सिर्फ 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर सकता है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है। तो मान लीजिए इसके पास 3 बॉन्ड यहाँ, यहाँ एंड यहाँ बन गए। चौथा पोजीशन वेकेंट स्पेस है, मतलब खाली जगह, जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बट किसी के पास इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो हर एल्युमिनियम जो भी डोप्ड होगा वो एक वैकेंसी क्रिएट करेगा जिस जगह कोई इलेक्ट्रॉन पोजीशन को एक्वायर कर सकता है, बट अभी अगर नहीं है तो वो वैकेंसी है वहां पे। इसीलिए जब ट्राइवेलेंट से डोप करते हैं तो इट क्रिएट्स अ वैकेंसी टू एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस पर्टिकुलर एटम को हम एक्सेप्टर चार्ज और एक्सेप्टर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और हर एलिमेंट ऑफ एल्युमिनियम एक वैकेंसी क्रिएट करेगा, इसीलिए उसको हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डिफाइन करते हैं, एंड इसीलिए उसको हम बोलते हैं इट विल क्रिएट अ चार्ज ऑफ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इसीलिए उस पर्टिकुलर टर्म को एक्सेप्टर लेवल या उसके बेस पे एक्सेप्टिंग चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं। ये होल की तरह नहीं है, होल से डिफरेंट प्रॉपर्टी है। होल हम उसको बोलते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन किसी कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके इजेक्ट आउट करता है, तो अपने पेरेंट एटम के ऊपर एक वैकेंट स्पेस क्रिएट करता है, उसको हम होल बोलते हैं। बट ये होल नहीं है, ये एक डिफिशियंसी है जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा तो पेरेंट एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर एक्वायर्ड नहीं है तो पेरेंट एटम न्यूट्रल होगा। ये बात समझ में आई? अब इसके बेस पे अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम देखूं तो क्या हो सकता है, ये मेरे पास होगा कंडक्शन बैंड, ये मेरे पास हो जाएगा वैलेंस बैंड। तो चूंकि मेरे पास ये जो वैकेंसी है वो उस पेरेंट एटम के जस्ट साइड में है, इसीलिए कुछ लेयर यहाँ पे डेवलप करता है इस पॉइंट पे ऐसे। एंड इसकी एनर्जी इसके साथ अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू होती है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आप इन वैल्यूज को याद न रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इतनी एनर्जी ज्ञात होती है। फिर मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर टेम्परेचर रेज किया, तो टेम्परेचर रेज की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ जाता है, तब उसकी वजह से होल्स का क्रिएशन होता है इस तरह। तब ये जो लेयर है उस डोपिंग की वजह से इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर लेवल। ठीक, पहले मेरे पास एनर्जी गैप की वैल्यू इतनी ज्यादा थी, अब एनर्जी गैप की वैल्यू पहले से कम हो गई। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि डोपिंग करने की वजह से जो एनर्जी गैप की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए चार्ज इजीली जंप कर सकता है, इसलिए कंडक्शन ज्यादा आसान हो जाता है। यहां तक कोई डाउट किसी को?
नेक्स्ट अगर मैं देख, हाँ पूछिए। सर जैसे मतलब वहाँ मतलब इंट्रिंसिक वाले में वहाँ पे होल क्रिएट हो गया जब उसने टेम्परेचर रेज किया था। नहीं यहाँ पे नहीं, जब हमने होल नहीं क्रिएट हुआ। हाँ, इंट्रिंसिक में होल क्रिएट हुआ था, हाँ सही है। और यहाँ भी अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं किसी केस में तो यहाँ भी होल क्रिएट होगा और वो हाँ, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो अब वो होल आवाज हुआ है, कट तो रही है, वो होल आवाज कट। आप ये फिर से बोलिए, आवाज कट रही है आपकी। कह रहे हैं वो जो होल है उसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया। हेलो, हाँ बोलिए। उसके बाद फिर इस केस में कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा जब होल से इलेक्ट्रॉन आकर के एक्सेप्टेड लेवल में चला आया तो? देखिए हुआ क्या यहाँ पे अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज कर रही है, पहले मैंने वो डिफाइन किया। तो हर एल्युमिनियम जो मैंने डोप किया तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है। ये वैकेंसी होल नहीं होती पहले भी, ठीक। इसका मैं आगे रीजन बताऊंगा कि अगर ये होल होता तो फिर वहां पे कोई रीजन नहीं होना चाहिए, मैं आगे डिफाइन करूंगा। तो ये क्या किया, वैकेंसी क्रिएट किया, जिस वैकेंसी के ऊपर कोई भी नेबरिंग सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करेगा। जैसे इस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करेगा तो उस पोजीशन जहां से वो आया होता है वहां पे होल्स का क्रिएशन होता है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हर वैकेंसी हैज टेंडेंसी टू क्रिएट वन होल जहां से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट होकर आया है, ठीक। तो मेनली जो वैकेंसी है वो होल ही क्रिएट करता है ओवरऑल नेट रिजल्ट। एंड दूसरा, टेम्परेचर रेज करने की बेस पे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो इजेक्ट आउट करता है तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों क्रिएट करता है। तो होल को क्रिएट करने के दो पॉसिबल वेज हैं, बट इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने के सिर्फ एक वेज है। इसीलिए नेट नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। बट हर सेमीकंडक्टर में दोनों चार्ज डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन भी होती है एंड होल्स भी होती है। आएगा समझ? अब देखिए, इसमें जो कंडक्टिविटी होगी या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देखिए मूवमेंट एक्चुअली में किसका होता है? क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में होता है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ ऐसा होता है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई सैंपल है, ये कोई एक लेयर है इस तरह, यहाँ पे कोई होल है एंड यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, जंप करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टू फिल दैट पर्टिकुलर वैकेंसी। जैसे ही इसको फिल करेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट किया उस पर्टिकुलर अपने पोजीशन से उस होल को फिल करने के लिए। तो मैं इसका उल्टा मतलब ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से होल शिफ्ट करके यहाँ से यहाँ तक चला है, बोल सकता हूँ। तो ये एक मूवमेंट होती है। दूसरी मूवमेंट ये भी हो सकती है वो स्लाइटली शिफ्ट करे, बट होल अपने पेरेंट एटम से शिफ्ट करे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने ऊपर लिखा था मोबिलिटी उसकी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल, इसलिए उसके बेस पे कंडक्टिविटी नहीं होती। यहाँ तक कोई डाउट? ओके नेक्स्ट, अब हम डिफाइन करते हैं अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोप्ड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर तो कैसे होगा। देखिए सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, यहाँ पे फास्फोरस लीजिए। सिलिकॉन के पास 4 नेबरिंग बॉन्ड बना लिया इस तरह, बट फास्फोरस के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो 4 तो बॉन्डेड हो गए, 5वां इलेक्ट्रॉन अभी अनबॉन्डेड है। तो जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये 4 बॉन्ड बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हर फास्फोरस जो डोप्ड होगा वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को फॉर कंडक्टिविटी, बोल सकते हैं। प्लस टेम्परेचर रेज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोडक्शन होगा, वहां से भी इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस पर्टिकुलर टेंडेंसी में इलेक्ट्रॉन जनरेट होने के 2 डिफरेंट कॉज हैं, एक डोपिंग की वजह से
और दूसरा टेम्परेचर राइज होने की वजह से। इसीलिए नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होल्स से। अब देखिए यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ उसका लेयर कहाँ पे डेवलप होगा, ये मान लीजिए कुछ इस तरह से एनर्जी बैंड। तो फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन जो जनरेट किया उसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ज्यादा होगी क्योंकि वो अनबॉन्डेड है, अनबॉन्डेड फ्री स्टेट में है, तो उसमें रैंडमनेस ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बट इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अपने पेरेंट एटम से रिमूव्ड आउट के कंडक्शन बैंड में जंप कर जाए। तब ये एक लेयर बनाता है जैसे इस पॉइंट पे जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड, ठीक, इस पॉइंट पे। एंड इनके बीच की भी जो एनर्जी होती है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स होती है, ठीक। प्लस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ, यहाँ तक जंप कर गया इस तरह, ऐसे। तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड है बाय दैट पर्टिकुलर डोपेंट एलिमेंट फास्फोरस, इसीलिए इस पर्टिकुलर लेवल को हम बोलते हैं डोनर लेवल, ठीक। और चार्ज डेंसिटी को हम डोनर चार्ज डेंसिटी या उसको डिनोट करते हैं कैपिटल ND से। और उस होल को पीछे जो हमने पढ़ा था एक्सेप्टर लेवल के बेस पे, तो उसको हम NA भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आए? ओके, तो हमने दोनों तरह का डिफाइन कर दिया, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक। अब इसमें कुछ रिलेशन होता है, डोपिंग करने के बेस पे कंसंट्रेशन कैसे चेंज करेगा, ठीक, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूं, मैं आपको वो डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको गिवन होगा कि हर पर्टिकुलर सैंपल ऑफ क्रिस्टल उसकी अपनी एटॉमिक डेंसिटी होगी। जैसे सिलिकॉन की अपनी एटॉमिक डेंसिटी हो सकती है, जर्मेनियम होगा तो जर्मेनियम की अपनी एटॉमिक डेंसिटी होगी। तो पहली चीज डिफाइंड होगी atomic density of that particular crystal without doping, तो इसको हम डिनोट करते हैं N से, ठीक। अब मैंने इसके अंदर डोपिंग करना शुरू किया, तो डोपिंग किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड कंसंट्रेशन के साथ डोप करूंगा। तो मान लीजिए डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक, जैसे एक डोपिंग कंसंट्रेशन आपने पढ़ा होगा 1 ppm, पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने शायद, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मींस 1 पार्ट इन एवरी 1 मिलियन ऑफ एटम। तो इस तरह से भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि इफ सिलिकॉन क्रिस्टल इज डोप्ड बाय 1 ppm ऑफ फास्फोरस, इट मींस 1 by 10⁶ एटम पर उस पर्टिकुलर सिलिकॉन क्रिस्टल में डोपिंग मतलब एलिमेंट की वजह से। तब यहां से डिफाइन करूंगा कि वो एलिमेंट कौन सा डोप किया गया है, इसके हिसाब से Ne या NH इज इक्वल टू एटॉमिक डेंसिटी टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग और डोपिंग कंसंट्रेशन। तो अगर ट्राईवैलेंट के साथ डोप करूंगा तो वो NH को डिफाइन करेगा, अगर पेंटावैलेंट के साथ डोप करूंगा तो वो Ne को डिफाइन करेगा। तो Ne कब डिफाइन होगा, when doped by pentavalent, and NH कब डिफाइन होगा, when doped by trivalent। तो पहले आप यहां से Ne और NH कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा रिलेशन होता है इन Ne और इन NH दोनों का प्रोडक्ट Ni स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऊपर वाले रिलेशन से आपको Ne कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे आपको Ni की वैल्यू गिवन होती है, उनको पुट करके NH की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बेस पे आप किसी भी डोपिंग कंसंट्रेशन या किसी भी पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में Ne का कंसंट्रेशन कितना है, NH का कंसंट्रेशन कितना है, ये सारी वैल्यूज आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? सबको समझ आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, अब हमने सेमीकंडक्टर डिफाइन कर दिया, पी टाइप एन टाइप कंसंट्रेशन सब चीज पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, उनको आपस में मर्ज करते हैं ताकि वो क्या बना ले,
डायोड बना ले एंड उसके बेस पे बैरियर पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, ये सारे टर्म डिफाइन करते हैं। द नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन, ठीक, ये इसको सिंपली बोलते हैं डायोड। सेमीकंडक्टर में आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने थ्योरी के बेस पे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बायसिंग के बेस पे, तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको लॉजिक के, या टफ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ट्रांजिस्टर पूछेगा। यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो इसलिए थ्योरी जानना जरूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। पीएन जंक्शन होता क्या है, मैंने कोई पी टाइप लिया, एन टाइप लिया, दोनों को मर्ज कर दिया, या आप स्लाइस लेकर उसको हीटेड बेस से दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, सही बोल सकते हैं। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास बाउंड्री है, यहाँ पे मेरे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनिशियली अगर मैं देखूंगा तो पी टाइप कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ होल्स, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा। सो मैं इसको बोल सकता हूँ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस वर्ड का मतलब समझ में आया आपको? इस वर्ड का मतलब, हाँ, ग्रेडियंट का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सैंपल में कोई एक पर यूनिट लेंथ कट करूं, छोटा सेगमेंट, तो उस सेगमेंट में कितना अमाउंट चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा। ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, या ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ होल्स को पुल करेगा। तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टर्म, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। ये होल इस पर्टिकुलर टर्म में मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी इज होल, एंड यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मूवमेंट है वो किस चीज का है? मेजॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी चार्ज करेगा, मतलब मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज करेगा। एंड अगर कहीं भी चार्ज मूवमेंट करता है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे अक्रॉस जंक्शन इस चार्ज का मूवमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम, तब इसके लिए करंट डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन इनिशियली। अब इसके बाद हुआ क्या, ये मेरे पास पी साइड, ये मेरे पास एन साइड। मैंने आपको पीछे डिफाइन किया था कि पी साइड में क्या होता है, वैकेंसी होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, होल नहीं होती, वैकेंसी होती है। तो वैकेंसी अगर है तो वैकेंसी के पास न्यूट्रल एटम होगा उस एल्युमिनियम का, बट जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर की तरफ मूवमेंट करता है उस वैकेंसी को फिल कर लेता है, एंड फिल करने के बेस पे उसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। फिर जहां से वो आया होता है वहां पे वैकेंट साइड क्रिएट करता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके उस डायरेक्शन में मूवमेंट किया होता है। तब वो क्या करता है, जंक्शन पे एक लेयर डेवलप करता है, a layer of negative charge towards p side, layer of hole towards n side near the junction। ये समझ आया? मैंने कहा कि जैसे अक्रॉस जंक्शन चार्ज का मूवमेंट होगा तो पहले जो जंक्शन के नजदीक वाले चार्ज होंगे वो पहले जाएंगे। तो यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है इधर की तरफ, बट यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के पास वैकेंसी है टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। अगर उस एल्युमिनियम में देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, इसलिए वो न्यूट्रल एटम है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 हो गया, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाता है, या मैं बोल सकता हूँ लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलप कर गया। ये इलेक्ट्रॉन पहले एन साइड में था, एन साइड में वो किसी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होगा, उसको ब्रेक करके इस साइड मूवमेंट हुआ होगा, तो ब्रेकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोवेलेंट वुड क्रिएट लेयर ऑफ होल।
इसीलिए लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस साइड एंड लेयर ऑफ होल टुवर्ड्स दिस साइड इसका क्रिएशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज के लिए डेवलप करेगा, ये होल एक पॉजिटिव चार्ज के लिए डेवलप करेगा। This positive and negative charge of this particular layer would create an electric field from positive direction to negative direction. हो सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन है, यहां से यहां तरफ। तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपने टुवर्ड्स ले जाता है, नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट मूवमेंट कराता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है, या पोलैरिटी ऑफ चार्ज के बेस पे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम पी साइड अपनी तरफ पुल करेगा, या होल्स को एन साइड से इसकी तरफ पुल करेगा, ठीक, ताकि क्रॉस जंक्शन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन की तरफ मूव करे एंड होल फ्रॉम एन टू पी मूव करे। ये जो दोनों चार्जेस हैं वो इन दोनों सेगमेंट में एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह बिहेव कर रहा है। तब this movement of charge per unit time is called another current, that is called drift current. अब देखिए यहाँ पे दो तरह का करंट डेवलप हुआ, एक डिफ्यूजन करंट, दूसरा ड्रिफ्ट करंट। अगर इन दोनों के मूवमेंट का नेट फ्लो अक्रॉस जंक्शन 0 हो जाए, तब जितना पोटेंशियल डेवलप करता है एट द जंक्शन इज कॉल्ड जंक्शन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन रीजन। आई थिंक ये समझ आ गया होगा, या शायद आपको पहले से पता होगा। तो हम ये डिफाइन करते हैं डिप्लेशन रीजन, जंक्शन पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, कि जब नेट फ्लो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर करंट अक्रॉस जंक्शन 0 हो जाए, ठीक, तब जितना डेवलप होता है पोटेंशियल उसको डिप्लेशन रीजन, बैरियर और जंक्शन पोटेंशियल तीनों बोल सकते हैं। तब सपोज कर लीजिए इसकी अपनी कुछ विड्थ होगी, इसके पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द सैंपल। नीट में एक साल सवाल पूछा था, शायद 2016 और 17 में, कि ये पर्टिकुलर जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। तो आप बोलेगा दो टर्म पे डिपेंडेंट होगा, एक डोपिंग कंसंट्रेशन पे, दूसरा टेम्परेचर पे। जितना डोपिंग ज्यादा होगी उसकी विड्थ कम होगी, एंड दूसरा टेम्परेचर रेज करने पे भी उसकी विड्थ कम होती है। इसलिए याद रखिएगा, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू doping concentration and it is also inversely proportional to temperature। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके हिसाब से वो टर्म डिफाइन होता है। यहां तक कोई डाउट? ओके, तो मेरे पास पीएन जंक्शन बन गया। अब उस पीएन जंक्शन में हम नेक्स्ट पार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें बायसिंग कैसे कैसे हो सकती है एंड बायसिंग का मतलब क्या होता है। बायसिंग का सिंपल मतलब होता है उस पर्टिकुलर डिवाइस को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ कनेक्ट करना एंड उस कनेक्शन के बेस पे उसके विड्थ में चेंज आए, एंड दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड बायसिंग। तो बायसिंग दो तरह से, एक को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग, एक को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, एन को लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायसिंग में पी को लो वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, एन को हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। तब इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डिक्रीज कर जाती है, यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज कर जाती है, ठीक। ये दो डिफरेंट टर्म डिफाइन होता है। तब इसके बेस पे डिफाइन होता है कैरेक्टरिस्टिक और आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कंडक्शन कर सकता है या कंडक्शन नहीं कर सकता, वो डिफाइन किया जाता है। अब उसके लिए हम एक ग्राफ पढ़ते हैं।
सपोज कर लीजिए मेरे पास y एक्सिस, ये मेरे पास x एक्सिस। y एक्सिस करंट इन फॉरवर्ड बायस, ये मेरे पास वोल्टेज इन फॉरवर्ड बायस। इसका जो रेंज होता है वो इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। ये मेरे पास वोल्टेज इन रिवर्स बायस, ये मेरे पास करंट इन रिवर्स बायस। इसका जो रेंज होता है वो माइक्रो एम्पियर होता है। किसी को पता है कि कंडक्शन फॉरवर्ड बायस में किस पर्टिकुलर वोल्टेज से स्टार्ट होता है या जीरो से स्टार्ट होता है? ये जो इतनी सारी कहानी मैं बता रहा हूँ सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो। Yes, sir, समझ आ रहा है। ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट, अगर मैं फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करूं, ठीक, तो उसमें कंडक्शन कैसे हो सकता है मैं वो डिफाइन करूं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये मेरे पास कोई डायोड लीजिए, ये मेरे पास पी टाइप एन टाइप। इस चीज को सिंबॉलिकली कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्ले बटन की तरह विथ एज। तो ये मेरे पास पी साइड डिफाइन करता है, ये मेरे पास एन साइड डिफाइन करता है, कुछ इस तरह से। अगर मैं पी को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करूं तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। इसके जंक्शन पे देखिए, तो जंक्शन पे एक लेयर इस तरह से जो डेवलप होती थी, तो ये साइड मेरे पास लेयर था नेगेटिव, ये साइड मेरे पास लेयर था पॉजिटिव। तो इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को बैरियर पोटेंशियल, ठीक, बोल सकते हैं। बट बायसिंग के बाद ये जो विड्थ थी पहले से चेंज हो चुकी होगी, तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो ये जो पोटेंशियल होता है आप याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। ठीक, अब अगर मैं देखूं कि इस पर्टिकुलर वोल्टेज से एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तभी वो कंडक्ट करेगा। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू उस पर्टिकुलर वोल्टेज से कम होगी तो कंडक्ट नहीं करेगा। बोले क्यों? क्योंकि जो इसकी पोलैरिटी है वो इसकी पोलैरिटी के जस्ट ऑपोजिट है। ऐसा दिखाई दे रहा है? यस सर। तब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन किसी एक फिक्स्ड वोल्टेज पे स्टार्ट होता है एंड दैट फिक्स्ड वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। इसीलिए जीरो से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से पहले इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। इट मीन्स जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो उसके नी वोल्टेज से स्मॉलर है। फिर इस पॉइंट के बाद स्टार्ट होता है कंडक्शन, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तब जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे कंडक्शन स्टार्ट होता है दैट वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट, आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ द कर्व चेंज कर रहा है, इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता होता। दूसरा, अगर मैं सेम चीज रिवर्स पास के लिए डिफाइन करूं तो देखिए रिवर्स पास में कुछ ऐसा, विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ज्यादा थिक होती है। यहाँ पे ये मेरे पास पी साइड, ये मेरे पास एन साइड, कनेक्टेड नेगेटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ, कुछ ऐसे होता है। यहाँ पे देखिएगा तो ये जो रीजन है ये मेरे पास पॉजिटिव यहाँ पे था, नेगेटिव यहाँ पे था। इसकी जो पोलैरिटी है एंड जो बैटरी की पोलैरिटी है वो सेम सेम है, तो वो इजीली अलाउ करेगा कंडक्शन को। बट यहाँ पे जो चार्ज करियर होते हैं वो बहुत कम होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज करियर होते हैं। उसकी वैल्यू इतनी कम होती है कि उसके बेस पे जो करंट होता है वो बहुत छोटी करंट होती है, कुछ इस तरह से। ऐसा, तभी जो करंट होता है उसको हम डार्क करंट बोल सकते हैं, या इसकी जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्स जीरो के इक्वल होती है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये 1000 टाइम्स स्मॉलर है और फिर भी बहुत छोटी वैल्यू। नेक्स्ट, जैसे इसमें से चार्ज का अमाउंट फ्लो करने की वजह से कम होने लगता है, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, तब इस पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से
उसके एंड पॉइंट पे क्रिस्टल की ब्रेकिंग होती है ताकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट हो। जैसे ही पर्टिकुलर वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, चार्ज कैरियर की वैल्यू अब्रप्टली बढ़ जाती है, जिसके बेस पे करंट अब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड जेनर वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये समझ आया? तब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि जो कंडक्शन होगा फॉरवर्ड बायस में वो न्यू वोल्टेज के अबव वोल्टेज पे होगा, एंड रिवर्स बायस में जो कंडक्शन होता है वो जेनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज के अबव वोल्टेज पे होगा। बिलो दैट कोई कंडक्शन नहीं होता। ठीक, एक अनदर टर्म डिफाइन किया जाता है इसे। अगर ये सारे टर्म आइडियल डायोड होते हैं, ठीक, तो आइडियल डायोड के लिए ये जो न्यू वोल्टेज होता है फॉरवर्ड बायस में उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 0 होती है, एंड रिवर्स बायस में ये वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू इनफिनाइट होती है। तो वोल्टेज नी इन फॉरवर्ड बायस 0 वोल्ट, वोल्टेज इन रिवर्स बायस इनफिनाइट। इसीलिए an ideal diode can conduct only in forward bias, reverse bias में कोई conduction नहीं होता। So it can conduct only in forward bias. आज क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ तक सबको समझ आया? फातिमा समझ आया? शिबा? सर किसी कोई डाउट तो नहीं पूछना है इस सेमीकंडक्टर टॉपिक यहाँ तक रिलेटेड? ओके, सो आज क्लास के लिए इतना तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास मेरी सैटरडे होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, ठीक। फिर इसके बाद बच गया आपका जेनर डायोड, फोटो डायोड, उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म होते हैं, कैलकुलेशन होती है, मैं आपको वो सिखाऊंगा, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट। तो आपका नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके देन नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। सर